हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम अपने रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे कि ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। उससे भी पहले आप समझोगे कि क्या प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही टर्म सेम होती हैं या दोनों के बीच में डिफरेंस है कुछ। अगर डिफरेंस है तो वो क्या डिफरेंस है। उसके बाद आप समझोगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। एक ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है, ये सारी चीजें आप समझोगे। और उसके बाद आप पढ़ोगे कि एक ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजीज बनाई जा सकती हैं, किस प्रकार की स्ट्रेटेजीज बनाई जा सकती हैं। ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है तो इसलिए हमने इसको 3 से 4 वीडियोस के अंदर डिवाइड कर दिया है, जिनको आप रेगुलर बेसिस पर देख सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर अभी तक आपने हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से या हमारी जितने भी यूट्यूब की वीडियोज हैं उनके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके भी आप हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के ऊपर सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल रहेंगे, क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। और अगर आपको कोई कोर्स बाय करना है तो वो कोर्स भी आप ऐप से बाय कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, इसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही टर्म सेम है। जनरली हम दोनों ही टर्म को सेम मानते हैं, लेकिन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों ही टर्म अलग हैं, लेकिन हम जनरली दोनों को इक्वल समझ लेते हैं, ये हमारी भूल होती है। तो ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी समझने से पहले आपको प्रॉफिट क्या होता है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, इन दोनों टर्म्स का मीनिंग समझना होगा। देखिए, जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जितना भी हमारा टोटल रिवेन्यू जनरेट हुआ है उस रिवेन्यू में से हम अगर टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक अमाउंट आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। तो क्या इसी को प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं? नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी अलग होती है। प्रॉफिटेबिलिटी एक रिलेटिव मेजर है। क्या है? रिलेटिव मेजर है, यानी कि कंपैरिजन है किसी चीज से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ प्रॉफिट कमाया है तो वो प्रॉफिट आपके रिवेन्यू का कितना परसेंटेज है, या आपके प्रॉफिट की और रिवेन्यू की क्या रेशो बनती है। या अगर आप रिवेन्यू से कंपेयर नहीं करना चाहते तो आप अपने प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हैं अपने कॉस्ट से, कि जितने भी टोटल आपकी कॉस्ट आई है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपकी जो कॉस्ट है और जो प्रॉफिट है उसकी क्या रेशो है, या कॉस्ट का कितना परसेंटेज आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये क्या है, रेशो या परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट की जाती है। और ये एक क्या है, रिलेटिव मेजर है। रिलेटिव यानी कि कंपैरिजन करने का मेजर है, ये कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होता। जबकि प्रॉफिट क्या होता है, एक अमाउंट होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने जो टोटल रिवेन्यू है, टोटल रिवेन्यू जो है वो 5 लाख रुपए अर्न किया है। रिवेन्यू मींस यानी कि टोटल सेल। और मेरे जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो मान लीजिए, टोटल एक्सपेंसेस मैं यहां पर रख लेता हूं भाई 1 लाख रुपए, या टोटल एक्सपेंसेस रख लेते हैं 4 लाख रुपए रख लेते हैं। ठीक है, 4 लाख रुपए रख लेते हैं। तो डिफरेंस देखोगे तो जो 1 लाख का डिफरेंस आया ये आपका प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया बेटा, प्रॉफिट। तो जो टोटल एक्सपेंसेस हैं और टोटल रिवेन्यू है, इसके डिफरेंस जो करके आएगा अमाउंट आपके पास, वो क्या आएगा, आपके पास प्रॉफिट आएगा। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी एक रिलेटिव मेजर है, यानी कि कंपैरिजन है किससे, आपके रिवेन्यू से। अगर मैं यहां पर देखूं कि भाई 5 लाख, ठीक है, आपका क्या है, रिवेन्यू है। और प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट की रेशो में निकालूं तो प्रॉफिट आपका कितना है, 1 लाख है। तो इसकी रेशो क्या आ गई, 5:1 आ गई। तो ये क्या होगी, प्रॉफिटेबिलिटी।
ये क्या होगी आपकी प्रोबेबिलिटी कि 5 रुपए जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें से एक हिस्सा क्या है आपका प्रॉफिट है 5:1। इसी चीज को आप परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी चीज को आप टोटल कॉस्ट से कंपेयर करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में आई थिंक आपका मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही टर्म अलग होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम समझेंगे कि एक ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। तो चलिए कुछ और डिफरेंस देख लेते हैं कि प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं, तो एब्सोल्यूट अमाउंट अर्न्ड आफ्टर एक्सपेंसेस, यानी कि एग्जैक्ट अमाउंट, जैसे 1 लाख रुपए मैंने लास्ट एग्जांपल में निकाला था, तो एग्जैक्ट जो अमाउंट होता है, एब्सोल्यूट अमाउंट होता है सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। जबकि रिलेटिव मेजर शोइंग द एफिशिएंसी ऑफ द प्रॉफिट जनरेशन, एफिशिएंसी ऑफ ए प्रॉफिट जनरेशन, वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कहलाएगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी को आप ये भी कह सकते हो कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आपकी एफिशिएंसी कितनी है, प्रॉफिट अर्न करने की ताकत कितनी, कितनी स्पीड से आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, कितनी स्पीड से आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, एफिशिएंसी को भी दर्शाता है क्या, प्रॉफिटेबिलिटी। तो ए बिजनेस एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी ही कहलाएगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी को हम क्या कह सकते हैं कि ये एफिशिएंसी शो करती है प्रॉफिट जनरेशन की, एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, सॉरी, प्रॉफिटेबिलिटी शोज द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनरेटिंग द प्रॉफिट्स, कि कितनी एफिशिएंसी, कितनी स्पीड से प्रॉफिट अर्न किए जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम नेचर की बात करते हैं, तो जो प्रॉफिट होता है वो किसी ना किसी करेंसी में अमाउंट में होगा, एब्सोल्यूट अमाउंट होगा, रुपीज में हो सकता है, डॉलर में हो सकता है, किसी और करेंसी के अंदर हो सकता है। जबकि प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटिव होती है, कंपैरिजन किया जाता है। रिलेटिव ये किस फॉर्म में होगा, ये परसेंटेज की फॉर्म में हो सकता है, ये रेशियो की फॉर्म में हो सकता है। दो कंपैरिजन हमने देखे। उसके बाद अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं, तो फॉर्मूला कैसे होगा, जितना भी हमने टोटल रिवेन्यू जनरेट किया है उसमें से माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंसेस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, प्रॉफिट डिवाइड बाय रिवेन्यू, या रिवेन्यू की जगह पर हम इन्वेस्टमेंट से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज लोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, प्रॉफिट डिवाइड बाय रिवेन्यू और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप कंपैरिजन करोगे या तो रिवेन्यू से या इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट यानी कि इक्विटी से, ठीक है, और इनटू में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। इट मींस अगर आप रिवेन्यू से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, रिवेन्यू से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रिवेन्यू की रेशियो या परसेंटेज आ जाएगी, क्योंकि इस इनटू में 100 किया तो यहां पर परसेंटेज आएगा, ठीक है। उसके बाद हम फोकस करते हैं कि यहां पर मेन फोकस किसके ऊपर होता है, प्रॉफिट के अंदर। तो प्रॉफिट के अंदर हमें एक बस अमाउंट मिलता है कि इतना हमने लगाया था, इतना हमने अर्न किया है, यानी कि सरप्लस अमाउंट, कि भाई हमने 3 लाख लगाया था और 1 लाख रुपए हमने एक्स्ट्रा अर्न कर लिया। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 1 लाख रुपए हमने क्या कर लिया, अर्न कर लिया। तो ये सरप्लस को शो करता है कि जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट कमा लिया है, ठीक है। जबकि ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या दिखाती है, एफिशिएंसी दिखाती है कि जो आपने सरप्लस अर्न किया है वो कितना गुना किया है, या यानी कि कितने टाइम किया है, या कितना परसेंटेज किया है। तो ये एफिशिएंसी दिखाता है, ठीक है, कि एफिशिएंसी दिखाता है। जैसे भाई एक कंपनी तो ग्रो कर रही है हर साल 5% की रेट से, एक कंपनी ग्रोथ कर रही है 15% की रेट से, ठीक है। तो ज्यादा एफिशिएंसी किसकी हुई, 15% वाले की हुई ना। तो ये एफिशिएंसी शो करता है, ये क्या शो करता है, एफिशिएंसी शो करता है, ठीक है। उसके बाद यूसेज की बात करते हैं। देखो जैसे मैं आपको कहूं कि एक कंपनी कमा रही है, जैसे मान लो 4 लाख रुपए, ठीक है, एक कंपनी क्या कमा रही है, 4 लाख रुपए कमा रही है, जबकि दूसरी कंपनी जो कमा रही है वो 2 लाख रुपए कमा रही है, ठीक है, 2 लाख रुपए कमा रही है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहां पर कि ये जो 4 लाख, कौन सी कंपनी बेटर है आपकी नजर में, कौन सी कंपनी बेटर है, जो 4 लाख अर्न कर रही है सालाना, या मान लो मंथली मान लेते हैं, सालाना 4 लाख रुपए अर्न कर रही है वो बेटर है, या 2 लाख रुपए अर्न करने वाली कंपनी है वो बेटर है। तो आप कहोगे सर 4 लाख अर्न करने वाली, नहीं, यहीं पर आप गलती कर रहे हो। आप ये तो देखो ना, इसने इन्वेस्ट कितना किया है, इसकी कॉस्ट कितनी आई है,
भाई ये फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपए, या मान लो मैं कहूं कि भाई 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके क्या कमा रहा है, 4 लाख रुपए कमा रहा है। और मैं कहूं कि ये जो 2 लाख रुपए अर्न कर रहा है ना, ये केवल 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके क्या कमा रहा है, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके क्या कमा रहा है, 2 लाख रुपए हर महीने कमा रहा है। तो ज्यादा इफिशियंसी किसकी हुई, 2 लाख कमाने वाले की। तो आप बेटर किसको बताओगे, 2 लाख कमाने वाली कंपनी को बताओगे। तो यही प्रॉफिटेबिलिटी है कि आप किस इफिशियंसी के साथ क्या है प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो अब आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हुआ होगा प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में अंतर क्या है। प्रॉफिट जस्ट हमें नंबर बताता है कि भाई इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आप कंपेयर करोगे दूसरी कंपनी के साथ कि भाई नहीं इस कंपनी को ज्यादा हुआ, उसके बैक एंड में आप देखो कि लगाया कितना था, खर्चे कितने आए थे, ठीक है। तो वहां पर इफिशियंसी पता लगती है हमें कंपनी की कि किस स्पीड से कितना कमा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यूसेज है शॉर्ट टर्म रिजल्ट इंडिकेटर। तो ये हमें एक शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट शो करता है कि भाई इतना प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी एक लॉन्ग टर्म है, यानी कि इफिशियंसी, ऐसा नहीं होगा कि इफिशियंसी एक ही दिन में कम या ज्यादा हो रही है, एक ही दिन में कम या ज्यादा हो रही है। तो लॉन्ग टर्म इफिशियंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काम आता है। प्रॉफिटेबिलिटी जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए काम आती है, जबकि प्रॉफिट क्या है, एक शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है, शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है। उसके बाद पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। एक कंपनी कैन मेक प्रॉफिट बट स्टिल हैव ए लो प्रॉफिटेबिलिटी। अभी मैंने समझाया था ना कि प्रॉफिट कमा रही है एक कंपनी, लेकिन उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो सकती है, इफिशियंसी कम हो सकती है कि कम स्पीड से कमा रही हो। प्रॉफिट कमा रही है लेकिन प्रॉफिट कमाने की जो स्पीड है वो कम है। जबकि अगर प्रॉफिट ज्यादा है, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। हाई प्रॉफिटेबिलिटी जनरली इंप्लाइज स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट रिलेटिवली टू साइज। अगर प्रॉफिटेबिलिटी हाई है तो प्रॉफिट्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। प्रोबेबिलिटी हाई है तो क्या है, प्रॉफिट भी ज्यादा होंगे। तो ये था एक मेजर डिफरेंस प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉफिट कितने टाइप का होता है, ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है, और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको बहुत जगह पर ये टर्म्स काम आएंगी। प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए समझते हैं ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में क्या डिफरेंस होता है और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रोस प्रॉफिट से। तो ग्रोस प्रॉफिट ये प्रॉफिट का फर्स्ट लेवल होता है, फर्स्ट लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल या टोटल रिवेन्यू भी कह सकते हो, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर टोटल सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। एक कंपनी की सेल है 10 लाख और उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 6 लाख रुपीज। तो यहां पर उसको सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट क्या आ गया, एक नंबर आ गया। ये आपका रुपीज में हो सकता है, डॉलर में हो सकता है। अब हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि ग्रोस प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन। तो ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इंटू में 100 कर देंगे। ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इंटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि ग्रोस प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी एक किस्म से। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू में 100 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 40%। क्या आ गया हमारे पास, 40%। तो आप क्या कह सकते हो सीधा सीधा कि सेल का 40% हमारा क्या है, ग्रोस प्रॉफिट है। सेल का 40% हमारा क्या है, ग्रोस प्रॉफिट है। क्लियर हुआ, यहां पर कैलकुलेट करना भी आ गया आपको। तो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन का ही मतलब क्या हुआ, ग्रोस प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी तो आप हर लेवल पर चेक कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये हमारा सेकंड लेवल है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने का। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जितना भी आपका ग्रोस प्रॉफिट आया है उसमें से जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं,
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे जितने भी फैक्ट्री के खर्चे हैं, रॉ मटेरियल के खर्चे हैं, वेजेस वगैरह हैं, ठीक है, वो सारे खर्चे माइनस कर दीजिए। जितने भी आपने फैक्ट्री के अंदर खर्चे किए हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे, ठीक है। तो उनको अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड द सेलिंग कॉस्ट, जर्नल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा हुआ मान लो 4 लाख का, तो इसमें से अगर हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आए हैं 2 लाख की, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 लाख का ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। 2 लाख का क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्रोस जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया हमारे पास, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहेगी हमारी, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो जितना भी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है उसको डिवाइड कर देंगे सेल से, इनटू में कर देंगे 100, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू में 100, तो हमारे पास क्या आ गया, 20% आ गया। तो इस 20% का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी टोटल सेल है, सेल का 20% हमारा क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी है। यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करके हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो कितना है, टोटल सेल का 20% है। इसका ये कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा यहां पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट क्या होता है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जो टैक्सेस और इंटरेस्ट है उसको अगर हम माइनस कर देंगे, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से टैक्स और इंटरेस्ट अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, यहां पर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 लाख रुपीज था, सॉरी 2 लाख बोल दिया मैंने, यहां पर 20 लाख रुपीज है, ठीक है, 20 लाख रुपीज है। और इंटरेस्ट हमारा क्या है, 5 लाख रुपीज है। टैक्स हमारा क्या है, 5 लाख रुपीज है। तो 10 लाख हमने माइनस कर दिया, तो 10 लाख रुपीज हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ये माइनस करने के बाद आ गया टैक्स और इंटरेस्ट, हमारा नेट प्रॉफिट 10 लाख रुपीज का। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 10 लाख रुपीज का है। अब नेट प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू में अगर हम 100 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 10 लाख डिवाइडेड कितना था हमारे पास, 10 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़, 1 करोड़ की हमारी सेल थी, ठीक है। और इनटू में क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे तो हमारे पास 10% आ गया। यानी कि टोटल सेल जितनी भी हमारी हो रही है उसका 10% हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट है। तो मैंने यहां पर आपको समझाने की कोशिश की कि ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है। तो यहां पर क्विक रिकैप देख लेते हैं, ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। ग्रोस प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जो भी सेल है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सेल को माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से टैक्स और इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां पर हमने क्लियर कर लिया है ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि एक बैंक का प्रॉफिट कहां से आता है, एक बैंक कहां से अपना प्रॉफिट अर्न करता है और बैंक का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे दूसरे बिजनेस अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं, जैसे दूसरे बिजनेसेस का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, बैंकों का भी प्रॉफिट इसी प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है कि टोटल जो भी सेल हुई है, रिवेन्यू हुई है, टोटल इनकम जो हुई है उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस तो क्या निकल कर आ जाएगा, प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो लाइक अदर बिजनेसेस, बैंक प्रॉफिट व्हेन देयर इनकम एक्सीड देयर एक्सपेंसेस। तो जब प्रॉफिट तभी होगा ना जब इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंसेस से। तो टोटल इनकम में से, टोटल सेल में से, टोटल रिवेन्यू में से हम क्या माइनस कर देंगे, टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो बैंक का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि बैंक की जो इनकम है वो कहां से जनरेट होती है, बैंक की इनकम कहां से जनरेट होती है और बैंक के एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम मेन सोर्स देखते हैं, मेन सोर्स ऑफ बैंक इनकम।
मेन सोर्स ऑफ बैंक इनकम और मेन एक्सपेंसेस ऑफ ए बैंक, मेन एक्सपेंसेस ऑफ ए बैंक। तो जो बैंक की इनकम होती है ना, वो सबसे बड़ा जो इनकम का सोर्स है वो इंटरेस्ट है। भाई बैंक जितने भी लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न करता है, सबसे बड़ा सोर्स वही होता है इनकम का और प्रॉफिट का। तो इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। तो इंटरेस्ट डिफरेंट टाइप के लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है बैंक। उन लोन्स के ऊपर जो भी इंटरेस्ट अर्न किया है वो बैंक की क्या कहलाएगी, इंटरेस्ट इनकम कहलाएगी, अर्न ऑन एसेट्स। अब यहां पर आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, किसके बारे में, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में, ठीक है। एक बैंक की एसेट्स क्या होती हैं और बैंक की लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो बैंक ने जितने भी लोन दिए हैं, बैंक ने जितने भी लोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वो बैंक की एसेट्स होते हैं। सर लोन दिए हैं, एसेट्स क्यों होते हैं? देखिए ठीक ऐसे समझिए भाई, एसेट्स क्या होती है, एवरीथिंग ऑन विच यू हैव ऑनरशिप इज कॉल्ड योर एसेट्स। ऐसी कोई भी चीज जिसके ऊपर आपकी ऑनरशिप है, भले ही प्रेजेंट में पोजीशन ना हो, वो आपकी क्या कहलाएगी, एसेट कहलाएगी। और दैट ऑब्लिगेशंस व्हिच यू हैव टू पे इन फ्यूचर और नियर फ्यूचर विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट इज कॉल्ड योर लायबिलिटी। ऐसा कोई भी दायित्व, बर्डन, भार, बोझ जो आपको चुकाना है विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट, वो क्या कहलाएगी, लायबिलिटी कहलाएगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पर समझिए, आपके पास कुछ पैसे हैं, आपके खुद के हैं, आपकी पॉकेट के अंदर हैं, वो आपकी एसेट है। वही पैसा बैंक में आपने डिपॉजिट कर दिया, पोजीशन आपके पास नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपकी ही एसेट है, क्योंकि उसके ऊपर ओनरशिप अभी भी आपकी है, भले ही पोजीशन ना हो। पोजीशन मतलब आपके पास ना होना है, लेकिन है तो आपका ही ना। तो आपकी क्या हुई, एसेट हुई। जब वो पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक के लिए वो पैसा क्या हुआ, लायबिलिटी हुई, क्योंकि बैंक को कभी ना कभी लौटाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट। करंट अकाउंट में है तो नो इंटरेस्ट, और सेविंग अकाउंट के अंदर है या एफडी के अंदर है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो बैंक के अंदर पब्लिक ने जितना भी पैसा डिपॉजिट किया, वो पैसा बैंक के लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है, बैंक को वो पैसा चुकाना होता है। अब उसी पैसे को बैंक अपना मान लेता है बाद में, और उसको लोन के रूप में पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जो पैसा एक बैंक ने लोन के रूप में पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया, वो पब्लिक का तो नहीं है, पब्लिक को लौटाना है, तो पब्लिक के लिए क्या हुआ, लायबिलिटी हुआ, जिन लोगों ने भी लोन ले रखा है बैंक से। लेकिन बैंक के लिए क्या, अगर भाई पब्लिक के लिए लायबिलिटी, तो बैंक के लिए उसको क्या कहोगे, एसेट कहोगे। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि बैंक की मेजर एसेट्स क्या होती हैं। तो बैंक की जो मेजर एसेट्स होती है ना, वो होती हैं आपकी, जो जितने भी टाइप के लोन दिए जाते हैं, कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, जितने भी लोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं बैंक के द्वारा, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। और उसके ऊपर अर्निंग किस फॉर्म में आती है, इंटरेस्ट की फॉर्म में आती है। और जो बैंक के अंदर जितना भी पब्लिक का पैसा डिपॉजिट किया जाता है, वो बैंक के लिए लायबिलिटी होता है। बैंक के लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है, और वो बैंक को चुकाना होता है, और बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है। बैंक उसके ऊपर क्या करता है, इंटरेस्ट पे करता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अभी हम बैंक की इनकम की बात कर रहे हैं। तो इनकम कहां से आएगी, बैंक ने जितने भी लोन डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, और वो बैंक के लिए क्या होंगे, एसेट होंगे। तो अर्न्ड ऑन एसेट, अर्न्ड ऑन एसेट का मतलब क्या है कि जितने भी लोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट की फॉर्म में, लोन एंड एडवांस के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट कमाया है, वो बैंक के लिए क्या है, एसेट है। एक तो इनकम का सोर्स ये हो गया। दूसरा इनकम का सोर्स क्या होता है, फीस बेस्ड इनकम। अब बैंक कई प्रकार की फीस भी चार्ज करता है आपसे। कौन कौन सी फीस, भाई अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, डेबिट कार्ड लेते हैं, उसकी एक फीस होती है, एनुअल फीस आपसे चार्ज करता है। आप पे 3 या 4 ट्रांजैक्शन, जो भी 3 से 5 ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलती है एटीएम के ऊपर, उससे ऊपर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके ऊपर भी आपसे चार्ज लेता है। अगर आप कोई पासबुक प्रिंट कराते हैं, या आप मान लो पासबुक प्रिंट कराते हैं, आपकी पासबुक फुल हो गई है तो नई पासबुक इशू करवाओगे, चेकबुक इशू करवाओगे, तो उसके ऊपर भी बैंक आपसे फीस लेता है। ठीक है, तो वो सारी फीस बेस्ड इनकम कहलाएगी। ठीक है, जो बैंक आपसे चार्ज करता है। ठीक है, जो बैंक आपसे चार्ज करता है। आप लोन लोगे तो लोन के ऊपर भी एक प्रोसेसिंग फीस होती है, तो वो भी बैंक की इनकम है, तो क्या कहलाएगी, फीस बेस्ड इनकम। तो बैंक की इनकम के मेजर 2 सोर्स हैं, एक क्या है, इंटरेस्ट बेस्ड इनकम, और दूसरी क्या है, फीस बेस्ड इनकम।
बैंक का एक्सपेंसेस देख लेते हैं कि बैंक का मेजर एक्सपेंस क्या होगा। एक्सपेंस तो बहुत सारे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा और मेजर क्या होगा कि पब्लिक ने जो पैसा डिपॉजिट किया है, बैंक के लिए लायबिलिटी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। उसके ऊपर क्या करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। तो बैंक ने इंटरेस्ट जो पे किया वो मेजर क्या हो गया? लायबिलिटी हो गई। तो कस्टमर्स के डिपॉजिट्स पर, और बैंक ने खुद लोन भी लिए हैं दूसरे बैंक से, आरबीआई से या किसी और से, उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट पे करेगा। तो वो सारे के सारी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो बैंक की क्या होती हैं? एक्सपेंसेस होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बैंक की अर्निंग समझ में आ गई कि बैंक का मेन अर्निंग का और एक्सपेंस का सोर्स क्या है। अब हम देख लेते हैं कि बैंक की बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स और लायबिलिटी है वो कहां पर शो की जाती है। तो किसी भी कंपनी की जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो ऐसे टी फॉर्म में बना सकते हो। तो लेफ्ट साइड आपकी क्या लिखी होती है? लायबिलिटीज लिखी होती हैं, और राइट साइड आपकी क्या होती हैं? एसेट लिखी होती हैं। ठीक है, तो यहां पर लायबिलिटीज में क्या आएगा? बैंक ने जितनी भी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखी है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, यानी टोटल पब्लिक की जो डिपॉजिट्स हैं वो लायबिलिटी है बैंक के लिए, वो भी यहां पर आएगी। बैंक ने अगर कोई लोन ले रखा है किसी दूसरे बैंक से या आरबीआई से, तो वो लोन भी यहां पर आएंगे। ठीक है, या इनके अलावा कोई और लायबिलिटी है वो भी यहां पर आएगी। एसेट्स में क्या आएगा? बैंक ने जितने भी लोन पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, जितने भी लोन इश्यू कर रखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? बैंक की एसेट्स हैं। इसके अलावा जो और फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट बच गई वो यहां पर आएंगे। तो बैंक ने जितने भी लोन डिस्ट्रीब्यूट किए वो बैंक की क्या हो गई? एसेट्स हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आई। क्या इसके अलावा भी बैंक की एसेट्स होती हैं? हाँ, बिल्कुल एसेट होती हैं। कोई बिल्डिंग है वो भी फिक्स्ड एसेट हो गई। ठीक है, या कुछ पैसा ऐसा भी होता है जो बैंक की एसेट है, बैंक का पैसा है, बैंक का खुद का पैसा है, लेकिन वो लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रखा। अब लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रखा तो उसके ऊपर अर्निंग भी नहीं आएगी। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई कि बैंक की जितनी भी एसेट्स होंगी, हर एसेट के ऊपर बैंक को अर्निंग नहीं होती है। हर टाइप की एसेट के ऊपर बैंक को क्या है? अर्निंग नहीं होती है। तो बैंक की मेजर एसेट्स क्या होती हैं? बैंक की मेजर एसेट्स है लोन एंड एडवांसेस गिवन टू इंडिविजुअल बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस। और दूसरी और एसेट्स क्या हो सकती हैं? बैंक ने ट्रेजरी बिल में, बॉन्ड्स में, डेरिवेटिव्स में कहीं पर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल एक्सेट्रा, ये भी बैंक की क्या होंगी? एसेट होंगी। बैंक की मेजर लायबिलिटी क्या थी? कस्टमर की डिपॉजिट्स हैं, और बैंक ने जो लोन उठा रखे हैं किसी दूसरे बैंक से, इंटर बैंक से या आरबीआई से, तो बैंक की लायबिलिटीज हैं। तो अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि क्या हर एक एसेट से बैंक की इनकम होती है? नहीं, हर एक एसेट से बैंक को इनकम जनरेट नहीं होती है। कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जिनके ऊपर बैंक जो इनकम है वो जनरेट नहीं कर पाता है। यह आपके एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, और एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो उसको हम आगे कवर करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि भाई एक बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है या किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसे मेजर करते हैं, वो कैसे मेजर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ही रहे थे कि भाई नॉन इनकम जनरेटिंग एसेट्स क्या होती हैं, तो उनको ही डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैश रिजर्व। ठीक है, कैश रिजर्व। तो कैश रिजर्व क्या होता है कि बैंक ने जो कैश की फॉर्म में अपनी ब्रांच के अंदर जो पैसा रख रखा किसी न किसी पर्पज के लिए, वो पैसा तो मार्केट में गया नहीं है, तो वो इनकम कहां से जनरेट करके लेकर आएगा? जैसे बैंक के अंदर जो वॉल्ट होता है, उस वॉल्ट्स के अंदर जो पैसा रखा पड़ा है उसके ऊपर अर्निंग नहीं होती। करेंसी जो चेस्ट होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर, उसके अंदर जो पैसा पड़ा है उसके ऊपर भी कोई अर्निंग नहीं हो रही, क्योंकि वो तो किसी को दे ही नहीं रखा। उसके बाद जो एटीएम्स के अंदर जो पैसा डाल रखा है बैंक ने, उसके ऊपर भी अर्निंग नहीं होती है, उसके ऊपर भी अर्निंग नहीं होती है। उसके बाद कस्टमर विड्रॉल डिमांड, केप्ट टू मीट द कस्टमर विड्रॉल डिमांड, कि कस्टमर कभी भी पैसा निकाल सकता है, तो कुछ ना कुछ बैलेंस ब्रांच के अंदर रखना पड़ेगा एक बैंक को कि कस्टमर्स आएंगे, पैसा विड्रॉल करेंगे, तो वो पैसा भी लोन की फॉर्म में तो नहीं गया है, तो उसके ऊपर भी इनकम जनरेट नहीं होती है। ठीक है, तो इन सभी के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है बैंक को, इसलिए क्या है, ये नॉन इनकम जनरेटिंग एसेट्स हैं। इसके अलावा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर एसएलआर समझने के लिए आपको
मैंने बता रखा है कि सीक्वेंस में आपको सिलेबस कवर करना है। तो सबसे पहले आपको इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ना है। उसका मॉड्यूल सी अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 20, 21, 22, ठीक है, 23, तो वहां पर आपने सीआरआर और एसएलआर के बारे में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 23 के आसपास, ठीक है, जहां पर मैंने मॉनेटरी पॉलिसी समझाई है। तो सीआरआर क्या होता है? सीआरआर इज ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल दैट ऑल कमर्शियल बैंक्स आर बाउंड टू कीप विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश, ओनली इन कैश, एंड नो इंटरेस्ट इज पेड बाय आरबीआई। सीआरआर क्या है? एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंटेज है जो कि 4% है, आप 4% लेकर चले, ठीक है, 4% है, और ये पैसा एनडीटीएल का 4% होता है, और ये पैसा सभी बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है, और आरबीआई इसके ऊपर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट पे नहीं करता है, इसलिए बैंक को इसके ऊपर कोई अर्निंग नहीं होती है। उसके बाद है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात। ये भी एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंटेज होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि 18%, ठीक है, 18% ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल स्टैंड फॉर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी मींस कि एक बैंक के अंदर जो पब्लिक का कुल पैसा डिपॉजिट है उसी को एनडीटीएल कहते हैं, ऐसे समझ लो अभी बेसिक लैंग्वेज में, ठीक है। तो 18% ये पैसा बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स लाइक गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कैश। तो इस पैसे को भी लोन के ऊपर नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो इसके ऊपर भी कोई अर्निंग नहीं होगी बैंक की। तो एसएलआर के ऊपर भी इनकम जनरेट नहीं हो रही है। उसके बाद रिजर्व, रिजर्व कौन सा? लॉस रिजर्व। बैंक बहुत सारे लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है, बहुत सारे लोन डूब भी जाएंगे, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए लोन लॉस रिजर्व बनाया हुआ है बैंक ने, कि जब भी लोन में लॉस होगा तो यहां से हम कंपनसेट कर लेंगे। तो ये जो यहां पर रिजर्व के अंदर जितना भी पैसा डाल रखा होगा इसके ऊपर भी तो कोई अर्निंग नहीं हो रही, ये भी तो वेस्ट पड़ा है पैसा, ठीक है। तो ये एसेट भी, ये भी तो एसेट ही है बैंक की, लेकिन इसके ऊपर कोई अर्निंग नहीं हो रही है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं नॉन इनकम जनरेटिंग एसेट्स, नॉन इनकम जनरेटिंग एसेट्स ऑफ ए बैंक। तो चलिए, अभी हमने जिक्र किया कि बैंक के अंदर हम प्रॉफिटेबिलिटी मेजर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट के बारे में समझा, उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है। अब हम समझते हैं आगे चलकर कि प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम ट्रेडिशनल मेजर्स देखें, ट्रेडिशनल मेथड्स देखें प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने का, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है रिटर्न ऑन एसेट और दूसरा मेथड है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन एसेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? जितना भी आपको नेट इनकम हो रही है, नेट प्रॉफिट हो रहा है, उसको डिवाइड कर दोगे टोटल एसेट से, इनटू में क्या कर दोगे 100, तो आपका रिटर्न ऑन एसेट आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे करोगे? जो भी नेट प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं उसको डिवाइड कर दोगे टोटल इक्विटी से, इनटू में क्या कर दोगे 100। तो प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के दो ट्रेडिशनल मेजर्स हैं, एक है रिटर्न ऑन एसेट्स और दूसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी। दोनों का मतलब समझते हैं, फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब क्या है कि एक कंपनी ने, एक बिजनेस ने, एक बैंक ने जितनी भी एसेट्स, जितनी भी बैंक की एसेट्स हैं, उन एसेट्स के ऊपर कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कितने परसेंटेज प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, किस इफिशियंसी से प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है। दूसरा क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है कि एक बैंक, एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन ने जितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल जितनी भी शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट कर रखी है, उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी कहलाएगा। तो दो ट्रेडिशनल मेथड है प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने का। पहला है रिटर्न ऑन एसेट्स, मेजर हाउ एफिशिएंटली ए बिजनेस यूजेज
इट्स एसेट टू जनरेट द इनकम। तो एक बैंक या एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एसेट्स हैं, उन एसेट्स के कंपैरिजन में प्रॉफिट कितना अर्न किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? रिटर्न ऑन एसेट कहलाएगा। रिटर्न ऑन एसेट कहलाएगा। तो रिटर्न ऑन एसेट कैसे कैलकुलेट होगा? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इनटू में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। और जितनी भी जो टोटल एसेट है, यहां पर कौन सी एसेट लेनी है आपको? जो प्रॉफिट अर्न करके दे रही है। नॉन प्रॉफिट अर्निंग एसेट्स को यहां पर इंक्लूड नहीं करना है। अभी हमने जिक्र किया था टोटल प्रॉफिट, टोटल एसेट्स के अंदर किसको इंक्लूड नहीं करोगे? नॉन इनकम जनरेटिंग एसेट्स को आप इंक्लूड नहीं करोगे। अभी हमने डिस्कस किया था नॉन इनकम जनरेटिंग एसेट से कौन सी होती है। तो ये हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या कहलाएगा? कि एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस के अंदर जो शेयर होल्डर्स ने जितना फंड कैपिटल के फॉर्म में इन्वेस्ट कर रखा है, उस कैपिटल के कंपैरिजन में कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, कितनी रेशो में प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? रिटर्न ऑन इक्विटी। मेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटिव टू द बैंक्स ओनर्स इक्विटी मींस शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स कैपिटल। फॉर्मूला क्या होगा? आरओई का नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ऑनर्स इक्विटी, यानी कि ऑनर्स ने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, इनटू में 100। तो ये दो मेजर थे हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के। अब हम देखेंगे कि एक बैंक अपनी प्रॉफिट कैसे मेजर करता है। एक बैंक का प्रॉफिट मेजर करने का थोड़ा सा मेथड अलग होता है, क्योंकि उसको अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कई चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई एक बैंक का प्रॉफिट कहां से आता है? इंटरेस्ट से आता है, और दूसरा किससे आता है? फीस से आता है। मेजर इनकम सोर्स ये थे। तो इस चीज को हम सेकंड शॉर्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं, प्रॉफिट मेजरमेंट इन बैंकिंग। एक बैंक के अंदर कैसे प्रॉफिट मेजर किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।